दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल जीएस पिनाका। और जीएस पिनाका पे आज हम लेकर के आए हैं बिहार यानी बीपीएससी का जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था। और पीजीटी एग्जाम का ये हिस्ट्री का पेपर है जो कि आयोग का फाइनल आंसर की आया है, उसी के तहत जो है इसको डिस्कस किया जा रहा है। यानी आयोग के फाइनल आंसर की का ये सॉल्व पेपर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। मिलेट वर्ष यानी मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी 2023 को जो है अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता। ठीक, तो 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? ये जीता है एलेस बियालियात्स्की। ठीक, यानी 2022 का इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है यानी तीसरे नंबर का जो प्रश्न है ये है कि 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये रहे हैं आपके न्यायमूर्ति संजय कुमार। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न ये है कि भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? तो भोजपुरी की पहली फिल्म है गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो। ठीक है, ये है ए आंसर, इसका सही हो जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं 5वें नंबर पे। 5वां क्वेश्चन जो है हम लोगों का ये दिया गया है कि ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना जो है दरिया साहेब किए थे। कौन किए थे? दरिया साहेब। तो इसका सी आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये है कि भारत में किस एजेंसी ने उत्सव पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो किस एजेंसी ने किया है? तो ये किया है यूजीसी ने। ठीक है ना, यानी यूजीसी जो है पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है उत्सव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था आपके 19 फरवरी 2023 को। ये डेट याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है? तो कहां पे चालू किया गया है? तो ये देख लीजिए, इसका जो है आपका क्या है कि ये सारे क्वेश्चंस जो है क्या है कि इसमें गलत है, यानी इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये जो है ये हरित हाइड्रोजन का जो है ये आपका नागपुर है, इसलिए इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न ये है मलनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में है? ठीक है, मलनाड क्षेत्र का जो आपका हाइड्रोजन संयंत्र था वो असम था, नागपुर नहीं था, असम था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए ये जो है क्या कहते हैं कि मलनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो यह जो है आपके कर्नाटका पठार से है। ये दिया गया है, क्या है? कर्नाटका पठार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है, ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका गोंडवाना लैंड। ये जाना जाता है गोंडवाना लैंड, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो कितनी प्रतिशत है? ये है आपके 12.5%, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वें नंबर का जो प्रश्न है, 12वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता?
तो कौन सा जोड़ा गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना वैशाली, यानी बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला जो है क्वेश्चन चलते हैं कि भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूरब से पश्चिम दिशा में क्या करिए कि व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपका 2, 3, 4 और 1, यानी आपका नाम रूप के बाद जो है क्या है आपका ये ओबरा के बाद जो है परीक्षा के बाद जो है आपका कोटा, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो बी आंसर जो है इसका सही है, ये जो है आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि ट्रीवर्थ के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। तो भारत की जलवायु जो है ये जलवायु है, ट्रीवर्थ के अनुसार भारत की जो जलवायु है उपोष्ण मानसूनी जलवायु है, यानी इसका आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर जो है ये सही हो जाएगा। चलिए ये अगला प्रश्न हम चलते हैं। अगला प्रश्न जो है ये है कि हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है। तो हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की जो है वापसी की सामान्य तिथि जो है वो है आपके 15 अक्टूबर। क्या हो गया, 15 अक्टूबर, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। तो किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है, सही आंसर हो जाएगा आपका गोवा। ठीक, तो यानी ए ऑप्शन इसका सही है। अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है ये दिया गया है कि बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, यानी आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था आपके 1908 में। कब किया गया था, 1908 में, यानी ए ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी सचिंद्र सन्याल द्वारा। तो सचिंद्र सन्याल के द्वारा की गई थी, ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, और चूंकि ये जो पेपर है ये पूछा गया है जिसमें 40 क्वेश्चंस आपके जो हैं जीएस से रिलेटेड थे और 80 क्वेश्चंस जो है आपके सब्जेक्ट से। तो ये हिस्ट्री का है, तो इसमें 80 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के पूछे गए हैं। चलिए अब चलिए, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है। तो नव भारत का पैगंबर कहा जाता है किसको, ये राजा राम मोहन राय को। किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। ठीक, अगला प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है सन्यासी विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का किया गया है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था। तो लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक जो है ये हैं आपके दामोदर सावरकर। ठीक, यानी ए ऑप्शन जो है आपका सही है आयोग के अनुसार। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में। तो ये याद रखिएगा, यानी बी ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन यानी 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर हम पहुंचते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है ये है आपके मैथ से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यह क्वेश्चन दिया है कि एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म में क्या है कि कुछ चीजें दिया गया है कि एक प्रिज्म है और प्रिज्म वाला पहले दिन एक पिज्जा वाला पहले दिन 2 पांचवें दिन
पांचवें पिज्जा, दूसरे दिन चौथाई पिज्जा और तीसरे दिन 9/16 पिज्जाओं का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्जा थे तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्जा वितरित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो सही आंसर हो जाएगा आपका यानी सी, दूसरे दिन। क्या हो जाएगा, दूसरे दिन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि जो है 18 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़े गलीचे का उपयोग करके गलीचा बिछाने की लागत 4.50 प्रति मीटर की दर से 810 है। कमरे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कमरे की चौड़ाई क्या हो जाएगी, 705 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यह दिया गया है कि दो व्यक्ति ए और बी एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं, व्यक्ति ए अकेला उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, यह काम अकेले बी कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो ये कर पाएगा 60 दिनों में। ठीक है, यानी बी। चलिए अगला प्रश्न है यानी 28 नंबर का जो प्रश्न है ये है, दिया गया है क्या, ये दिया गया है कि एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 2 घटा दिया जाए तो यह 2/3 हो जाता है। तो ये कौन सा भिन्न है, तो यह है यानी 3/8, यानी बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। तो ये टोटल जो है संख्याओं की संख्या है आपके 180, यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि 1 सही 1/2 प्लस क्या कहते हैं 1 + 1/2 ब्रैकेट में 1 + 1/3। इसी तरह से आगे ये सीरीज बढ़ रही है। तो इसका कह रहा है कि मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए यानी 6.5। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है 31 नंबर का कि दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी जो है 200 किलोमीटर है। मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा एक कार द्वारा जा रहे हैं। यदि आप 120 किलोमीटर के लिए औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी दूरी के लिए औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखते हैं तो आपको आगरा पहुंचने में औसत कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए जो इसका सही आंसर हो गया है 3 घंटा 20 मिनट जो है आपको क्या है लग रहा है, यानी सही आंसर हो गया है आपका ए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अगला प्रश्न दिया गया है कि विक्रय मूल्य पर 10% की हानि लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि है। तो यह सही आंसर हो जाएगा आपका ए यानी 9 सही 1/11। ठीक, ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज करने वाले कौन थे। तो ये हैं आपके जो वैज्ञानिक का नाम है ये गार्नर और एलार्ड हैं, यानी ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि केरल की शांति घाटी यानी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है और इसलिए इसका आंसर जो है आपका क्या सही हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा ए। इसे हॉट स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है, जैव विविधता का हॉट स्पॉट है साइलेंट वैली। ए ऑप्शन वही वो बात पूछ रहा है, इसलिए ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि स्तनधारी में सामान्यतः श्वसन के दौरान डायाफ्राम होता है। कैसा डायाफ्राम होता है, तो इनमें से कह रहा है कि जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी धसा हुआ चपटा ये जो है कई टाइप का होता है, तो इसीलिए इसका एक से अधिक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ये क्या है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है। तो ये शरीर के जो है प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े जो महत्वपूर्ण कोशिका है इसका नाम है लिम्फोसाइट। क्या नाम है, लिम्फोसाइट। ठीक, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि टू कैंडला का एक समदीप्त स्रोत जिसका प्रयास फ्लस्ट पैदा करता है वह है, तो यह क्या है, यह है 8 पाई ल्यूमेन, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है यानी जो आपके 38 नंबर का जो प्रश्न है, तो 38 जो प्रश्न है इसमें देखिए कि विंडो का घरेलू क्लीनर या परफ्यूमर स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है, तो ये काम करती है बर्नौली का जो है सिद्धांत पे काम करती है, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है, तो ये इसे सफेदा या व्हाइट लेड के नाम से जाना जाता है, यानी ए ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, तो इसमें जो है सही आंसर है आपका लिथियम। लिथियम की परमाणु त्रिज्या जो है क्या है कि सबसे बड़ी है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न अब इतिहास से है, तो इतिहास में ये पहला क्वेश्चन आ रहा है। ये जो है कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था ये क्लेमेंट एटली, ये जो है लिबरल पार्टी का था और यही इस समय जो है चर्चिल के बाद प्रधानमंत्री बना था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो देखिए धर्म सुधार का अग्रदूत जो है कहा जाता है मार्टिन लूथर का, ये जर्मनी का निवासी था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि बोस्टन की टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, तो बोस्टन की टी पार्टी हुई थी कहाँ पे, ये हुई थी घटना अमेरिका में और इसको लीड किया था सैमुअल एडम ने। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है क्या कि जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, जब फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। ठीक है, और जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था बिस्मार्क, जिसने लौह और रक्त की नीति लेकर के आया था, और भारत में लौह और रक्त की नीति के लिए फेमस है आपका बलवन। ठीक है, अब देखिए ये जो है अगला क्वेश्चन है कि पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो फ्रांस की ओर से इस संधि में क्लेमेंसो जो है पार्टिसिपेट किया था, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जो कि आयोग के द्वारा भी दिया गया है। अब किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसेना बेड़ा पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। और जब जापान जो है द्वितीय विश्व युद्ध में क्या करता है कि अमेरिका के जो बंदरगाह है पर्ल हार्बर, और इस पर जो है जब अटैक किया, उसके बहुत सारे पोर्ट को नुकसान पहुंचा दिया, तब जाकर के अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट हुआ। इससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका जो है पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, और जिसका परिणाम हुआ कि इसका बदला लेने के लिए अमेरिका जो है 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी, यानी 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा करके जापान की कमर को तोड़ दिया था, और इसी के बाद विश्व युद्ध द्वितीय जो है समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंग्लैंड में 1918 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा कुछ संपत्ति की योग्यताओं के होने पर कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया है, तो देखिए इंग्लैंड में जो जन प्रतिनिधित्व कानून आया था, इसके तहत जो है 30 वर्ष की स्त्रियों को जो है मताधिकार दिया गया था। तो चूंकि इसमें 30 वर्ष कहीं नहीं है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्या, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना। अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है क्या, अगला प्रश्न दिया गया है ये कि रोम में कुलीन वर्ग जाना जाता था, तो रोम में जो कुलीन वर्ग या संभ्रांत वर्ग था उसको कहा जाता था पैट्रिशियन। ठीक, क्या कहा जाता था, पैट्रिशियन कहा जाता था। ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ, तो यह समाज कहाँ पे प्रारंभ हुआ, यह इटली में प्रारंभ हुआ। बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा।
और इटली में ये पुनर्जागरण की शुरुआत भी हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस युद्ध के बाद सिमोनेस्की की संधि हुई। तो सिमोनेस्की की संधि जो हुई ये हो रही है चीन और जापान का युद्ध हुआ, और इसी युद्ध के बाद जो है सिमोनेस्की की संधि के बाद जो है यह युद्ध समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन जो है कि यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य है कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए, यह किसने कहा था? यह कहा था आपका कौन? यह कहा था रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग जो है ये जो है क्या था? अंग्रेज था, और ये कह रहे थे कि जैसे कि हम भारतीयों पे शासन कर रहे हैं तो उन पे हम शासन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको हम क्या कर रहे हैं, ये लोग असभ्य लोग हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं? सभ्य बना रहे हैं। ये इन सबों का तर्क था। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय नेता का गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत ही बड़ा हाथ था? तो देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में जो थे महत्वपूर्ण रोल अदा किए थे भारत की तरफ से कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है कि उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ? तो उपनिवेशवाद का जो अंत है ये किसके प्रयत्न से संभव हुआ? तो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य ही था कि हम उपनिवेशवाद को धीरे धीरे क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है यानी 54 नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको पूर्व पाषाण काल के रूप में जाना जाता है, जिसे हम लोग लोअर पेलियोलिथिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा की जाती थी? तो हड़प्पा के लोग जो थे ये पीपल की पूजा करते थे, क्योंकि ये प्रकृति पूजक थे, तो ये पीपल की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह किसने कहा था? तो यह कहा था B.A. स्मिथ। कौन कहा है? B.A. स्मिथ कहा कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर ही एक सुधार आंदोलन था। ठीक, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न ये है कि 57 नंबर का जो प्रश्न है कि योग सूत्र का श्रेय जाता है, तो योग शास्त्र या योग सूत्र का श्रेय जाता है किसको? पतंजलि को। तो महर्षि पतंजलि, और महर्षि पतंजलि जो है महाभाष्य पुस्तक की रचना किए थे, जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी की टीका थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है आ रहा है कि मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया? तो मुगलों के द्वारा जो है बिहार के पटना नगर को विकसित किया गया। ठीक है ना, क्योंकि पटना जो है पहले ये पटना बसाता कौन है? शेरशाह सूरी। ठीक, और पटना का पटना नाम भी देता है शेरशाह सूरी। इससे पहले जो है पटना पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, और पटना की जो पहली राजधानी हुआ करती थी यानी मगध की राजधानी, वो थी गिरिब्रज, जिसे राजगिरी के नाम से भी जाना गया, और राजगिरी से राजधानी आई पटना। पाटलिपुत्र को राजधानी लाने का काम करता है उदयन, और उदयन के बाद जो है यहाँ से राजधानी चली गई कहाँ पे? वैशाली। जबकि शुंग वंश के शासक जो है कालाशोक के समय में ये राजधानी जो है आपकी वैशाली गई थी, और वैशाली से फिर पाटलिपुत्र आई, और पाटलिपुत्र के बाद इस जगह का नाम पटना रखा कौन? शेरशाह सूरी। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम था कुसुमपुर। कुसुमपुर, यह भी आपके बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर, तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस सुल्तान ने अपने को सिकंदर सानी के रूप में प्रस्तुत किया? तो सिकंदर सानी के रूप में अपने को प्रस्तुत करता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, ये क्वेश्चन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है, लेकिन हर तरफ बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, किसने कहा था? तो ये कहा था रूसो। कौन कहा था? रूसो। और रूसो जो था यह जनेवा का निवासी था। कहाँ का निवासी था? जनेवा, जो पड़ता है कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में, जर्लैंड में। ठीक है ना, तो ये रूसो जो है इसी जनेवा का रहने वाला था, और ये कहता है कि बैक टू नेचर यानी प्रकृति की तरफ
लौटो। जिस तरह से दयानंद सरस्वती कहते हैं कि बैक टू वेदास, इसी तरह से यह नारा देता है कि बैक टू नेचर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया था? तो देखिए, भारत में जो ये भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभ किया था, ये रैयतवाड़ी किए थे जो अंग्रेज, ये किए हैं आपके मद्रास। ठीक है, तो ये जो मद्रास वाला एरिया है, बंबई वाला एरिया है, इस एरिया में जो है रैयतवाड़ी था। जो अस्थाई बंदोबस्त था, यह किस एरिया में था? यह जो था आपके बंगाल वाले एरिया में था, बंगाल। यह था मद्रास। और यह जो था महालवाड़ी जो था, ये मध्य भारत और प्लस महाराष्ट्र में था। ठीक, रैयतवाड़ी केवल बंबई में था, पूरे महाराष्ट्र में नहीं था। ठीक है ना। तो ये सारी व्यवस्था जो है लेकर के आए थे कौन? अंग्रेज। तो इसलिए इसमें सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त से सभी। ठीक, यही आंसर जो है आयोग के द्वारा भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि के व्यावसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। यह किसने लिखा? यह लिखते हैं, ये जो है रजनी पाम दत्त। रजनी पाम दत्त जो है लिखते हैं। इनकी पुस्तक जो है इंडिया टुडे है, इसी में जो है इस चीज की ये चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये है कि ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी। यह किसने लिखा? तो ये लिखते हैं आर देसाई। कौन लिखते हैं? आर देसाई। ये ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन ये है कि 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। यह किसने कहा? यह कहते हैं आपके बी.डी. सावरकर ने। कौन कहा? बी.डी. सावरकर ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत युवकों को किसका संदेश था? भारतीय युवकों को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो। ठीक है, तो ये देखिए, ये स्वामी विवेकानंद बार बार जो है भारतीय युवाओं को कहते थे कि क्या बनो? शक्तिशाली बनो, निडर बनो, जिम करो, क्रिकेट खेलो। यानी वो जो है शारीरिक रूप से हमेशा मजबूत युवा की ही वकालत करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे? तो देखिए, ये जो है ये राजा राम मोहन राय थे जो कि सती प्रथा के खिलाफ मुकदमा दायर किए। उसी बात को जो है यहाँ पे पूछा गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कांग्रेस संगठन में उग्रवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षा बाल्ब सिद्धांत को किसने प्रयोग किया? तो सुरक्षा बाल्ब सिद्धांत का प्रयोग किसने किया? ये है लाला लाजपत राय। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई? तो ये कह रहे हैं आपके बी.ए. मालावाड़ी। कौन कह रहे हैं? बी.ए. मालावाड़ी। यानी किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में क्या आई? वास्तविक जागरूकता आई। तो यह सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी.ए. मालावाड़ी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, यह निर्णय लिया गया कब? यानी लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया? तो ये किया था अरोड़ा असफ अली, राम मनोहर लोहिया। तो इसमें क्या हो गया? उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। ठीक है ना। और पी.टी. ऊषा जैसे लोग थे, तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफी कमजोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमाकत की? तो हिमायत जो किया था, ये किया था कौन? ये W. हंटर। और इसकी एक पुस्तक भी है जिसका नाम है भारतीय मुसलमान। ठीक है ना। तो भारतीय मुसलमान पुस्तक लिखने का काम भी किया है कौन? W. हंटर। अगला क्वेश्चन है कि 64 दिन तक भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई थी। किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी? तो ये किए थे कौन? ये किए थे जवाहरलाल नेहरू।
ये लाहौर षड्यंत्र केस में जो थे जेल में बंद थे। ठीक, ये अगला क्वेश्चन है कि किसने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो की प्रसिद्ध घोषणा की। तो ये कौन कहता है, जब आजाद हिंद फौज की कमान मिलती है सुभाष चंद्र बोस को, कब, यानी 1943 में, तब ये जो है नारा देते हैं कि दिल्ली चलो, और गिव यू ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी जो राज्यों का एकीकरण था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे कौन, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, इनको रियासतों का कार्यभार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली, में किस पर बल दिया गया। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है पूरी तरह से कृषि को समर्पित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है औद्योगिकरण को समर्पित थी, और इसी तरह से अलग अलग परियोजनाओं में, पंचवर्षीय योजनाओं में अलग अलग एम रखा गया था। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ, जिसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें टोटल जो है 25 देश पार्टिसिपेट किए थे। ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, महात्मा गांधी की मृत्यु पर यह शब्द किसने कहा। तो इस शब्द की घोषणा किए थे कौन, जवाहरलाल नेहरू, जो इस समय के हमारे क्या थे, कार्यकारी जो है यानी प्रधानमंत्री के भूमिका में थे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा आ रहा है, जिसमें कहा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार यानी बाथ टब क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है बाथ टब। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा भी जाता है, आया भी है, और आयोग आंसर भी दिया है, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो वेदों में देखिए सबसे प्राचीन वेद जो है आपका ये है, कौन सा वेद, ऋग्वेद। कौन सा वेद है, ऋग्वेद। ठीक है ना, वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, उपर्युक्त सभी। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं है। तो देखिए जो वेद त्रयी में होता है, ऋग्वेद है, सामवेद है, और आपका यजुर्वेद है, उसमें जो है अथर्ववेद नहीं है। तो एक क्वेश्चन यह भी बनता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं है, तो हो जाएगा अथर्ववेद। और वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि ऋग वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था। तो ऋग वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवता था इंद्र। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, और सबसे ज्यादा बार जो है इसके बारे में ऋग्वेद में चर्चा भी की गई है, 275 बार। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है। तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। ठीक है ना, ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहा जाता है। तो ऋषभ देव जो है। अगला क्वेश्चन जो है, तीसरी बौद्ध सभा कहां पर आयोजित की गई थी। तो तीसरी बौद्ध सभा आयोजित की गई थी आपके पाटलिपुत्र में। कहां पे आयोजित की गई थी, पाटलिपुत्र में। तो देखिए पहली बौद्ध सभा जो है वो की गई थी आपके राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में, दूसरी जो है की गई थी आपके वैशाली में, तीसरी जो है पाटलिपुत्र में, और चौथी जो की गई थी वो की गई थी आपके यानी कश्मीर के कुंडल वन में। और 4 ही संगीतियां टोटल हुई हैं, इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया। तो मेगास्थनीज जो है ये आता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है। ठीक है ना, तो इंडिका जो है उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया था। तो हर्षवर्धन देख रहे हैं कि ये जो है
1516 1516 के आसपास जो है ये शासन करता है। तो इस समय जो है 7वीं शताब्दी होती है और 7वीं शताब्दी इसमें है नहीं, तो इसलिए उपर्युक्त में से क्या है, कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन चलिए, चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी, चोल काल की सबसे विशेषता थी यानी स्थानीय स्वशासन, यानी लोकल गवर्नमेंट इसकी सबसे महत्वपूर्ण थी। और आज जो त्रिस्तरीय पंचायत देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में चोल काल में पहले से ही विद्यमान थी। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है चलते हैं कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में और द्वितीय हुआ 1192 में। तो इसका बी आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद समझिए कि दिल्ली का सुल्तान जो है इसका लड़का रुकनुद्दीन फिरोज बनता है और रुकनुद्दीन फिरोज को हटा करके ही आती है शासक बनती है रजिया। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है, यानी उसके मृत्यु के बाद जो है, चूंकि इल्तुतमिश रजिया को बनाना चाहता था लेकिन पितृसत्तात्मक सत्ता होने के कारण जो है सरदारों ने उसके मरने के बाद जो है रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया, जिसे रजिया जो है जनता के द्वारा न्याय मांगी, लाल कपड़ा पहन करके जनता दरबार में गई और लोगों ने उसको सत्ता सौंप दी। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित किया? तो देखिए दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करता है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और ये राजधानी इसलिए स्थानांतरित किया कि दिल्ली पर बार बार जो है मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, तो इन्हीं के आक्रमणों से बचने के लिए इसने अपने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है? तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासकों में नाम आता है कृष्णदेवराय का, और चूंकि कृष्णदेवराय का नाम नहीं है इसमें, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। अगला आंसर दिया गया है कि तबकाते नासरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो तबकाते नासरी लिखी गई है मिनहाजुल सिराज के द्वारा। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी और अमीर खुसरो ये भी दो उसी समय का सल्तनत काल के ही लेखक हैं। तो तबकाते नासरी किसने लिखी? मिनहाजुल सिराज ने। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है? तो इसमें चिश्ती सूफी मत से संबंधित निजामुद्दीन औलिया भी हैं, शेख नसरुद्दीन चिराग भी हैं और ख्वाजा वली बिल्लाह जो हैं ये जो है आपके सूफी मत से संबंधित नहीं हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास की रचना नहीं है? तो तुलसीदास की रचना नहीं है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी और सुर सरावली जो है ये आपके सूरदास की रचना है, बाकी सब जो है ये किसकी रचना है? यानी आपके सॉरी, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये गीतावली, विनय पत्रिका, ये सब जो है आपका सही सॉरी अरे देखिए ये हटाइए, यानी ये आंसर जो है इसका सही हो जाएगा, यानी साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है, तुलसीदास की नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है बनवाया था कौन? ये बनवाया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक संस्कृत कॉलेज को तोड़ करके बनवाया था। जब ये राजस्थान में आक्रमण करने के लिए गया था तो इसी में ये छुपा था और इसी को तोड़ करके इसने क्या बनाया? ये 2.5 दिन का झोपड़ा, ये मस्जिद है। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा किस नगर में है? तो अलाई दरवाजा जो है आपके दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में है। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किसके शासन काल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे थी? तो सभी लोग जानते हैं कि मुगल चित्रकला जो है जहांगीर के समय में सबसे फेमस थी, जहांगीर। और जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि ये जो है कहा जाता है कि यह किसी के चित्र को देख करके बता देता था कि यह किसका बनाया हुआ चित्र है। तो इसका ई ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो बाबर अपनी आत्मकथा जो है लिखता है चतगाई तुर्की में। किसमें?
चतगाई तुर्की, तुर्की। तो चूंकि चतगाई शब्द यूज नहीं हुआ है इसलिए इसको क्या करेंगे, तुर्की। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला चलिए, चौसा की लड़ाई जून 1539 में कौन पराजित हुआ? तो चौसा की लड़ाई में पराजित हुआ था कौन? हिमाऊ। ठीक है ना, हिमाऊ जो है ये पराजित हो गया था चौसा की लड़ाई में, और शेर शाह जो है इसमें विजय हासिल किया था। तो ये चीजें जो है याद रखिएगा कि इसमें हिमाऊ जो है क्या हो गया था, पराजित हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, 1875 ईस्वी में अकबर ने कहां पर इबादत खाना स्थापित किया था? तो अकबर जो है इबादत खाना स्थापित किया था फतेहपुर सीकरी में, इसलिए फतेहपुर सीकरी इसमें है नहीं, ई ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद कर दिया? तो तीर्थ यात्रा कर जो है ये जो हिंदुओं पर लगता था इसको 1563 में बंद कर दिया, और हिंदुओं पर से जजिया हटा दिया 1564 में। तो आपका सी बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह सिख गुरु कौन था जिन्होंने औरंगजेब के शासन काल में मौत के घाट उतार दिया गया? तो औरंगजेब के समय में मौत घाट उतारा गया वह सिख गुरु का नाम है अर्जुन देव। अर्जुन देव चूंकि इसमें है नहीं इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, सॉरी तेग बहादुर। तो तेग बहादुर इसमें, क्योंकि अर्जुन देव को मौत का घाट उतारा था जहांगीर ने और तेग बहादुर को उतारा था औरंगजेब ने। तो तेग बहादुर का नाम इसमें नहीं है इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज्य किसके शासन काल में मुगल साम्राज्य में मिलाए गए? तो किसके समय में मिलाए गए? तो बीजापुर और गोलकुंडा को मिलाया गया है औरंगजेब के समय में, यानी बी आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न जो है कि 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था ये हुआ था रायगढ़ के किले में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका क्या नाम रखा? तो इसका नाम रख दिया था खिजराबाद। क्या रखा था? खिजराबाद। लेकिन खिजराबाद इस ऑप्शन में है नहीं इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? तो आगरा के निकट सिकंदरा में जो है ये आपका अकबर का मकबरा है। किसका मकबरा है? अकबर का मकबरा है, इसलिए आपका जो है बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में काल में हुआ? तो सबसे ज्यादा जो मंगोल आक्रमण हुआ था वो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, और चूंकि अलाउद्दीन खिलजी का इसमें नाम नहीं है इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपको का उपयुक्त में से कोई नहीं। अब जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहे कि मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया? तो देखिए मनसबदारी जो प्रथा थी ये प्रारंभ की गई थी अकबर के द्वारा, और उसको लाया था मध्य एशिया से। तो इसमें अकबर का तो नाम है नहीं इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, अब चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि व्यापकता के सिद्धांत के आधार पर किस राज्य को सबसे पहले विलय किया गया? तो ये विलय किया गया आपको सतारा को। किसको? सतारा को। ठीक है, तो इस ऑप्शन के अनुसार सतारा है। ठीक है, बाकी सब जो है जैसे कि हैदराबाद है, मैसूर है, तंजौर है, उन सबको इनसे पहले जो है कर दिया गया था। तो ये जो है आप जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है दिया गया है क्या? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता में की गई, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में, और इसी एक्ट के तहत जो है क्या किया गया था कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ये जो है कानून लाया गया था। अगला क्वेश्चन जो है कि सालबाई की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई? तो सालबाई की संधि से जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई। अगला क्वेश्चन जो है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि कलकत्ता अब कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है गई थी
देखिए अभी थोड़ी देर के लिए जो है